हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग को इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से मैं यूटिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू किया हूं। तो यूटिलिटी ए कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी व्हाट इज यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूं। नेक्स्ट क्या बताना है कि लॉ ऑफ यूटिलिटी की जो चैप्टर है उसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु का कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये उसकी मेन क्रक्स पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के स्थान पर नेक्स्ट थ्योरी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता। इसको हम लोग पढ़ते हैं तो सम सीमांत उपयोगिता को प्रोपोर्शनल थ्योरी भी कही जाती है, गोसन का सेकेंड लॉ भी कहा जाता है, ये मॉडर्न लॉ ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है। ये सब इनके डिफरेंट नाम हैं। ओके, तो इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो समझना है कि इसी को हमको लिखना है। ओके, तो आते हैं द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स ये है कि कोई भी व्यक्ति के पास जो मौद्रिक साधन है, जो मनी है, वो लिमिटेड है, जबकि उसकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वह अपने सीमित साधन जो कि मनी है, उसको विभिन्न साधनों में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो, सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो, यूटिलिटी प्राप्त हो। इसी कॉन्सेप्ट को इसमें समझाया गया है। और वह सीमांत उपयोगिता कब प्राप्त होता है? जब दो वस्तुओं के बीच में सीमांत उपयोगिता इक्वल हो जाती है, तो कहा जाता है कि ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का है, इसमें सम सीमांत उपयोगिता समान हो गई है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे, डायग्राम से भी देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स अलग अलग नाम क्या है। तो मैंने अभी बताया लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लॉ, लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी, लॉ ऑफ इंडिफरेंस। ओके, गोसेन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, जो मैंने अभी बताया कि इसके डिफरेंस ये नाम है। इसी नाम से हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द यूटिलिटी विल मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग द सेम इंक्रीमेंट्स। मीन्स कि सेम डायरेक्शन में यदि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, दैट इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स समान हो जाएगी। ओके, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, फॉर्मूला दिया गया क्या है? एक कंज्यूमर विल बी ए इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है, साम्य कब प्राप्त करता है? जब ये क्या है, एक्स मीन्स कि एक्स एक प्रकार की वस्तु है, जैसे माने रोटी है, ये मान लीजिए कि कोई कपड़ा हो गया, ये मान लीजिए कि कोई चावल हो गया। ये तीन चीज़ें हैं, तीन जिस मान लीजिए जिसकी उसके पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में उसको मान लीजिए कि चावल पे खर्च करना है, गेहूं पे खर्च करना है, और मान लीजिए कि इस कपड़ा पे खर्च करना है। तो वह इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि एम यूज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स, उसकी प्राइस क्या है डिवाइड कर देगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि इसकी प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, प्राइस 20 है, ऐसे। फिर मार्जिनल यूटिलिटी गेहूं की क्या है, गेहूं मान लीजिए कि 30 है, प्राइस मान लीजिए कि 20 रुपये लिख दिया। ओके, फिर मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, कोई भी चीज़ परचेज करना चाहता है, मान लीजिए कि उससे यूटिलिटी उसको 20 मिलने वाली है, और प्राइस मान लीजिए कि 30 रुपये है। तो इसमें ये मानना है कि ये तीनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जिस सेंट्रल पॉइंट पर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, उसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा कब प्राप्त होगा, जब तीनों चीज़ें बराबर होंगी। उसको आगे समझा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी तक के लिए देखते रहिए। तो अब क्या होगा, द रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलाइज एंड प्राइस आर इक्वलाइज्ड इन परचेजिंग द वेरियस कमोडिटी। तो मैंने अभी बताया कि मेन क्या है कि जो विभिन्न कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस लेवल को हम लोग देखते हैं। ओके,
परचेजिंग इक्वलाइज्ड परचेजिंग वेरियस कमोडिटीज, मीन्स कि वेरियस कमोडिटीज को हम लोग देखते हैं। ओके, तो इक्वल करके, तो जो हम लोग क्या किए कि मार्जिनल यूटिलिटी थी, प्राइस थी, तो इसमें देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई वस्तु, उसकी प्राइस है वाई वस्तु की, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जेड वस्तु, उसकी ये प्राइस है, प्राइस प्राइस क्या होगी, जेड वस्तु की प्राइस। ये जब इक्वल हो जाएगा तब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या, एजम्पशंस। तो ये रूल कब लागू होता है, ऑन द अदर थिंग्स सेम, मीन्स कि अन्य बातों के समान रहने पे ये बात लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट होता है। तो जो अन्य बातों के समान रहने पर जो वर्ड है, इसमें अन्य बात में से क्या है, एजम्पशंस हैं, कि कौन कौन से एजम्पशंस जब कंप्लीट होंगे तब ये रूल इंप्लीमेंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, उस एजम्पशंस को एक एक करके स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर आर रेशनल बीइंग्स, मीन्स कि जो उपभोक्ता है क्या है, विवेकपूर्ण प्राणी है, बुद्धिमान है, वह अपनी सीमित साधन को मैक्सिमम यूज करना चाहता है, और वह जो जर्नल व्यू है सबका उसी के अनुसार वह वर्क करता है, वह स्पेशल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में जनरलाइजेशन थ्योरी स्टडी की जाती है, स्पेशल की नहीं कि आप अकेले के लिए ये सब चीज़ें लागू होंगी। ये माना जाता है कि एक व्यक्ति जब कोई भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने जाता है तो अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सभी से उसको सीमांत उपयोगिता इक्वल प्राप्त हो। और ये कब होगा, जब वो सामान्य विचारधारा का होगा। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा है, किसी वस्तु को उसको चाहिए ही नहीं, मीन्स स्पेशल कंडीशन उसके लिए नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर आर रेशनल बीइंग्स, मीन्स वह एक रेशनल प्राणी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इनकम फैशन एंड टेम्परामेंट रिमेन्स द सेम ओवर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स एक सर्टेन ऑफ पीरियड टाइम में एक व्यक्ति की इनकम, फैशन, टेम्परामेंट मीन्स स्वभाव रिमेन्स द सेम, मीन्स सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु आप परचेज कर रहे हैं और इमीडिएटली उसी समय आपका चेंज आ जाए, स्वभाव में, नेचर में चेंज आ जाए, तो आप हो सकता है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार वर्क ना करें। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि एक सर्टेन पीरियड में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द सेम। यहाँ पर क्या है कि मनी जो आपके पास है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपीज़ है। ओके, 1000। आप मान लीजिए मार्केट जाते हैं, आपके पास बहुत सी वस्तु परचेज करनी है, बहुत सी परचेज करनी है। जब आप फर्स्ट वस्तु परचेज कर रहे होंगे, सेकेंड कर रहे होंगे, थर्ड कर रहे होंगे, तो इस 1000 रुपये का महत्व थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी पैसा बचा है पैकेट में, तो कोई भी वस्तु इजीली आप परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी लेने गए हैं, 1000 आपको मिला है, 1000 में सभी सब्जियां लानी है। तो आप जब फर्स्ट कोई चीज़ परचेज कर रहे होंगे, सेकेंड कर रहे होंगे, थर्ड कर रहे होंगे, तो आपको पैसे पे ज़्यादा दिमाग नहीं आएगा कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगी। लेकिन जैसे जैसे ये पैसा मान लीजिए कि 200 रुपया हो गया, 100 रुपये बच गया, अब इसकी जो 100 रुपये की यूटिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब क्या करेंगे, 100 रुपये की इस पैसे में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो। जबकि यहाँ पर आप ये नहीं सोच पा रहे थे, सोच रहे हैं चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर नहीं सोचेंगे ये भी ले लेते हैं, ये भी लेते हैं। दोनों में क्या सोचेंगे, कौन ज़्यादा जरूरी है, कौन आज हमारे लिए जरूरी है, कौन घर वाले निश्चित रूप से मुझे बोले हैं लेने के लिए। अब क्या है कि ये आपके लिए 1000 रुपये की तुलना में जब 100 रुपया बचा है आपके पास, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। इसको ज़्यादा आप रेशनल डिसीजन के द्वारा आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जाती है,
आपके पास जो मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप उसके लिए उपयोगिता ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा नहीं बचा है, इसको ज़्यादा अच्छा से यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि ये जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं सोचना है। ओके, कि लास्ट पैसा बचा है तो उसको बेहतर यूज करते हैं, नहीं। जिस प्रकार से आप 1000 रुपीज खर्च कर रहे हैं, वैसे यदि 900 बचा वो भी यूज करेंगे, 800 बचा उसको भी उसी अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और 100 रुपये बचा उसको भी वैसे ही यूज करेंगे। आपके लिए पैसा की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बदलनी नहीं चाहिए। लास्ट में ये नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये वस्तु लेंगे या ये लेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो मैं बताया ही था कि जो ये पूरी कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी की, इसमें ये है कि जो भी थ्योरी ये दी गई है, इस थ्योरी में आप जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको हम माप सकते हैं कि ब्रेड खाने से कितना हमको उपयोगिता प्राप्त हुआ, चावल खाने से कितना हमको उपयोगिता प्राप्त हुआ, कोई समोसे खाने से कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ, कोई वस्तु परचेज करने से कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ, किसी आप मूवी में थिएटर में मूवी देखने गए वहाँ पर जाने से कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ। ये सब आप मौद्रिक रूप से मेजर कर सकते हैं। यदि आप मेजर नहीं कर सकते हैं तो भी ये थ्योरी इंप्लीमेंट नहीं होगी। आर यू ओके? तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ये यूनिट्स हैं, इकाई है। ओके, कि फर्स्ट इकाई आप लेंगे कोई चीज़ की, सेकेंड लेंगे, थर्ड लेंगे, फोर्थ लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे और 10 लेंगे। ये आपकी यूटिलिटी है। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड व्हीट, गेहूं से, गेहूं है, ये चीनी है। ओके, मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या एज्यूम करना है कि एक पर्सन है, उसको गेहूं भी परचेज करनी है, उसको चीनी भी परचेज करनी है। ओके, इस परचेजिंग के लिए मान लीजिए कि एज्यूम करते हैं कोई एग्जाम्पल ताकि इजीली समझ में आ जाए, उसके पास 10 रुपए है। ओके, उसके पास कितना है, 10 रुपए, और 10 रुपए को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है ताकि वह अपनी जो संसाधन है, मॉनेटरी फॉर्म है, जो उसकी प्राइस है, जो उसके पास मनी है, उसको दोनों में अच्छा से डिवाइड करके उपयोगिता को मैक्सिमम कर सके। मीन्स कि जो अपने पैसा है सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाए। तो इसके लिए क्या करेगा, इसमें बताया गया है मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड व्हीट। मीन्स कि जब कोई गेहूं वो परचेज करता है तो सोचता है कि 10 रुपये यदि हम खर्च करेंगे तो पहले यूनिट से, जब पहला गेहूं परचेज करेंगे यूनिट तो 22 मिलेगा हमको यूनिट, दूसरा करेंगे 20 मिलेगा, तीसरा करेंगे 18 मिलेगा, चौथा करेंगे 16 मिलेगा, फिफ्थ करेंगे 14 मिलेगा, सिक्स करेंगे 12 मिलेगा, सेवेंथ करेंगे 10 मिलेगा, 8 करेंगे 8 मिलेगा, 9 करेंगे 6 मिलेगा, 10 मीन्स देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया भी था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो जब इतना आप स्टडी कर रहे हैं मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वर्क कर रहे हैं। ओके, जब ये दोनों के यूज करेंगे तो इसको कहा जाएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अगर वह पूरे रुपए 10 रुपए यदि वह केवल शुगर में ही खर्च कर देगा तो पहले यूनिट से 18 रुपए, दूसरा रुपए से 16 रुपए, तीसरे 3 रुपए से 14 रुपए, चौथे रुपए से 12 रुपए, जो पांचवा है उससे 10 रुपए, छठा है 8 रुपए, ऐसे कंटिन्यूअस 10 रुपए वो खर्च कर देगा। लेकिन आप जानते हैं कि 10 रुपए है तो ना ही केवल किसी के जीवन शुगर से चल सकता है, ना ही केवल गेहूं से चल सकता है, दोनों आवश्यक है। तभी तो सिचुएशन आ रहा है कि आप 10 रुपए का यूज दोनों में करना चाहते हैं। जब दोनों में करना चाहते हैं तो अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करना है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि वो 1 रुपया पहला यूज करेगा, इस दोनों में तुलना करेगा वो कि व्हीट खरीदने में हमको कितना मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, 22। शुगर जब परचेज कर रहे हैं तो 18। तो पहला रुपये वो किस पे खर्च करें, तो इकोनॉमिक्स में इसी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो उसके पास 10 रुपये है उस 10 रुपये से फर्स्ट
जो रुपीज है, पहला रुपया है वह किस पे खर्च करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। मीन्स 22 रुपये पर पहला रुपया वो खर्च कर दिया। ओके, सेकेंड क्या करेगा, अब दोनों में पहला रुपया खर्च हो गया, अब क्या करेगा, दोनों में तुलना करेगा। ओके, किस पे करें, इस पे करें, इस पे करें। तो आप जानते हैं 20 रुपीज इस पे मिल रहा है, 20 का मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें 18 का। फिर दूसरा रुपया क्या करेगा, यहाँ पर खर्च कर रहा है, 2 रुपये का खर्च हो गया। और तीसरा जब खर्च करने जा रहा होगा तो यहाँ पर 18 रुपीज, यहाँ पर 18 यूनिट्स है, यहाँ पर भी 18 है, दोनों पे किसी पर भी वो खर्च करेगा। मीन्स तीसरा रुपया यहाँ खर्च कर दिया, चौथा रुपया यहाँ खर्च कर दिया। तो इसमें उसको दिमाग नहीं लगाना, जब दोनों पर इक्वल मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा, 5वां रुपया। अब इसमें से क्या करेगा, 16 यहाँ मिल रहा है, 16 यहाँ मिल रहा है, तो मान लीजिए 5वें रुपये यहाँ पर खर्च कर दिया, 6ठा रुपया यहाँ पर खर्च कर दिया, 6 रुपये समाप्त हो गए उसके। फिर 7वां और 8वां खर्च करना है, यहाँ भी 14 करेगा, देख रहा है, यहाँ भी 14 देख रहा है। ये निश्चित नहीं है कि सेम हो, ये एग्जाम्पल में संयोग से सेम हो गया है, बट ऐसा कोई नेचुरल रूल नहीं है कि ये सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 14 है, तो यहाँ पर 7 रुपया खर्च करेगा, 8वां रुपया यहाँ खर्च करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब इसमें और इसमें तुलना करेगा। ओके, कि हमारा 10 रुपये का और 12 रुपये का ये हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा। यहाँ पे कि 10वां रुपये कहाँ पर खर्च करेगा, 12 रुपये पे। ओके, जो जिसपे 12 रुपये 12 यूनिट प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर यही इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, ये क्या है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है यही। ओके, क्यों है, क्योंकि दोनों में 12 रुपये प्राप्त हो रहा है, इसलिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ तक समझ गए कि वो क्या करता है, केवल क्या कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये 10 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। 10 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए देखिए यहाँ पर उसका समाप्त हो गया पैसा। यही उसकी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। मीन्स दोनों वस्तुओं को यहाँ पर परचेज करने के बाद अब नेक्स्ट परचेज नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर इसको डायग्राम से समझते हैं। ओके, यहाँ मान लीजिए कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट यूनिट से आपको 22 प्राप्त हो रहा था, फर्स्ट रुपये से, पर रुपया खर्च करेंगे। दूसरा से मान लीजिए 20 खर्च हो रहा था, आप देख लीजिएगा उसमें एग्जाम्पल में। ओके, और 6 ऐसे मान लीजिए कि इससे क्या इतना प्राप्त हो रहा था फर्स्ट यूनिट के लिए। तो उसके बाद देखेंगे सेकेंड यूनिट के लिए 16, फिर 16। ओके, तो जैसे मान लीजिए 1 रुपये खर्च किया, 2 रुपये किया, 3 किया, यहाँ 4 कर रहा है, यहाँ 5 कर रहा है, यहाँ मान लीजिए 6 कर रहा है। ओके, तो एक स्थिति 12 पर ऐसी आएगी, जब यहाँ 12 आएगा, जब बनाते जाएंगे ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगी, जिस पर हम लोग 12 पर बराबर किए थे, इसी रेट मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। ओके, इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी लाइन कही जाती है। तो यहाँ पर समझ गए, केवल क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट यूनिट से 22 आ रहा था, तो फर्स्ट में 22 करेंगे, 22 तक इसको लाइन खींचेंगे। सेकेंड में मान लीजिए कि 20 आ रहा था, तो 20 तक करना है। ऐसे आपको करते रहना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 12 पे इक्वल हो जाएगी ये, क्योंकि वहाँ पर अब देखिए, तो हम लोग 12 पे इक्वल किए थे कि एक 10 रुपये और 9 रुपये दोनों एक ही 12 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी पे ही खर्च हो रहे थे। तो अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 12 यहाँ है, मार्जिनल यूटिलिटी 12 यहाँ पर भी है, तो दोनों जिस लेवल पे बराबर होती है इसी को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ओके, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। ओके,
इसी कॉन्सेप्ट को इससे बताया गया है कि जब, तो इससे वी आर कंक्लूड दैट कि कोई भी 10 रुपये उसके पास है, विभिन्न वस्तुएं उसको परचेज करना है, तो वह 10 रुपये को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि दोनों या जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उसमें समान उपयोगिता प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर 12 और 12 प्राप्त हो रहा है। ये थ्योरी का मेन क्रक्स पॉइंट है कि समान उपयोगिता प्राप्त होना। जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों में, ओके। जो व्हीट है ये और शुगर है, ये दोनों क्या करते हैं, व्हीट और शुगर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए 1000 होता है तो 1000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिस लेवल पर दोनों बराबर आ जाती है उसी कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। दोनों को मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स एंड सर्विस का हम यूज करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। ये उसकी क्रक्स पॉइंट है, मेन पॉइंट, कंटेंट। सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास मनी है उसको 2 या 2 से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ओके। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉ ऑफ डिमांड को लेकर के, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।